उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत के बाद गदगद हुई जा रही है। सीएम योगी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन पार्टी को जितनी बड़ी जीत मिली है उतनी ही माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। इसकी वजह है सरकार का गठन, जिसे लेकर अब तक पूरी तरह से पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। इस पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। करीब 4 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कद बढ़ाने और सुरेश खन्ना को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं इन अटकलों के बीच डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा जोरों पर है। सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव हार गए नेता केशव प्रसाद मौर्य को फिर से सरकार में मिलेगी जगह? जातीय समीकरणों को साधने के लिए किस पर लगाया जाएगा दांव? इन सवालों के बीच कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जबकि दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, जय प्रताप सिंह, गोपाल टंडन, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, सूर्य प्रताप शाही, विपिन वर्मा, संदीप सिंह, धर्मपाल लोधी, भूपेंद्र चौधरी, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, रमापति शास्त्री, सतीश महाना के मंत्री बनने की संभावना है। वहीं गठबंधन के साथ ही आशीष पटेल और संजय निषाद के भी मंत्री बनने की संभावना है। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी। मोहसिन रजा, तेजपाल नागर, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, राजेश चौधरी, योगेश धामा, जीएस धर्मेश, अजीत पाल त्यागी के भी मंत्री बनने की चर्चा है। अब राजनीतिक गलियारों में इन नामों की चर्चा तो तेज हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी पर भी मोहर नहीं लगाई गई है। इस देरी की वजह रार को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार गठन को लेकर कुछ नेता नाराज हैं, जिन्हें मनाने की कवायद चल रही है। इस मान मनोबल के बाद ही पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। वहीं इस कलह को लेकर विपक्षी दल ने चुटकी ली है। केजरीवाल ने कहा है कि अभी उनके लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं, इसलिए सरकार का रूप सामने नहीं आ रहा। अब विपक्षी दल तो देरी पर तंज कसेंगे ही, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार कब तक नई सरकार पर सस्पेंस खत्म होता है। भारत में पाटीदार समाज सियासत में क्या भूमिका रखता है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। खासकर बीजेपी को पाटीदारों की नाराजगी का हर्जाना कई बार उठाना पड़ा है। जब जब इस समुदाय ने आवाज उठाई है, तब तब मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां हिलती नजर आई हैं। पहले आनंदीबेन पटेल की सत्ता से विदाई हुई, फिर रूपाणी की चमक भी फीकी पड़ी। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल अभी से ही पाटीदारों को अपने पाले में करने में जुट गए हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि अगर पाटीदारों के कद्दावर नेता नरेश पटेल बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। वहीं इसे लेकर नरेश पटेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष को इसके लिए धन्यवाद। हम उनसे लगातार बातचीत करते रहते हैं। कल भी हम दोनों ने फोन पर बात की है। जहां एक तरफ बीजेपी पटेल को कमल थमाने की तैयारी में है, तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में उतरी आम आदमी पार्टी भी पाटीदारों को लुभाने की जुगत में लगी है। कहा जा रहा है कि नरेश पटेल को आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। पंजाब में जीत के बाद आपने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत गुजरात में पार्टी को बड़े कद की तलाश है। हाल ही में नरेश पटेल दिल्ली आए थे। इसके बाद से उनके आप में जाने की संभावना तेज हो गई है। आपके इस ऑफर के बीच कांग्रेस भी उनके हाथ को थामने की कोशिश कर रही है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने खुला पत्र लिखकर उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। माना जा रहा है कि पटेल 20 से 30 मार्च के बीच अपने पत्ते खोलेंगे। वहीं इन अटकलों के बीच लेउवा पाटीदार समाज ने बैठक की है। इस बैठक में नरेश पटेल और पूर्व मंत्री जयेश रदाड़िया भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा DK सखिया, रमेश तिलालिया, परेश गजेरा, गोविंद रवड़ पाड़िया और उखा भाई पटेल भी शामिल हुए थे। हालांकि बैठक के बाद नरेश पटेल ने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। अब भले ही वो सियासत से दूरी बना रहे हों, लेकिन देखना होगा कि पटेल चुनाव के वक्त किसके करीब जाते। शरद यादव ने आज अपनी नई पारी का आगाज कर दिया है। शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी 25 साल पुरानी दूरियों को खत्म कर दिया है। दिल्ली में अपने घर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पार्टी LJD का RJD में विलय कर दिया है। इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का राजद में विलय विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम है। ये जरूरी है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे भारत में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। अभी एकीकरण हमारी प्राथमिकता है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि एकजुट विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। शरद यादव ने कहा कि पूरे देश और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है।
देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बिखरे हुए जनता परिवार को एक साथ लाने के मेरे नियमित प्रयासों की पहल के रूप में ये कदम जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक मनमुटाव के चलते शरद यादव ने 2018 में जेडीयू से अलग होकर लोकतांत्रिक जनता दल नाम से अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया था। उस समय शरद यादव के साथ अली अनवर सहित कई बड़े नेताओं ने जेडीयू छोड़ दी थी। इसके बाद शरद यादव ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से लड़ा था, लेकिन उन्हें जेडीयू के दिनेश्वर यादव से हार का सामना करना पड़ा था। दावा किया जा रहा है कि शरद यादव को आरजेडी राज्यसभा भेज सकती है। दरअसल इस साल जुलाई में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट जेडीयू और 2 सीटें आरजेडी के पास जाएंगी, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात भी शरद यादव से हो चुकी है। खबरों की माने तो तेजस्वी ने शरद यादव को राज्यसभा भेजने का भरोसा भी दिया है।